इस सब की बात हमने किया था। अब इस चैप्टर में क्या होगा, आवेश स्थिर नहीं होगा बल्कि आवेश गतिशील होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो वैद्युत चालन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। वैद्युत चालन मतलब कि अब जैसे वैद्युत चालन में अगर बात करें, चालन का मतलब होता है गति करना। वैद्युत चालन मतलब कि वैद्युत आवेश गति करे। तो वैद्युत चालन का मतलब हो गया कि अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी आवेश स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, यानी आवेश गति कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत चालन। अगर किसी भी धातु में आवेश अपना स्थान स्थानांतरित कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वैद्युत चालन हो रहा है। यानी कि आवेशों का या आवेशित कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाएगा। अब आवेश गति नहीं करते, बल्कि आवेश जिस कण पर होता है वो कण गति करते हैं, और उन कणों को हम लोग बोलते हैं आवेशित कण या वैद्युत आवेश वाहक। क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश वाहक। मतलब कि ऐसे कण जिन पे आवेश हो, यानी ऐसे कण जो आवेश धारण करते हो, उन्हें हम बोलते हैं आवेश वाहक। यानी आवेश धारण करने वाले कणों को आवेश वाहक बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो आवेश वाहक हैं। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है, और प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है। ये कण होते हैं, इन पर आवेश होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आवेश वाहक। और जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे तब वहाँ पे आएगा वैद्युत चालन। यानी जब आवेशित कण अपने स्थान को परिवर्तित करता है, यानी स्थानांतरित होता है, तब वैद्युत चालन आता है। तो कहते हैं वैद्युत का चालन हो रहा है। अब वैद्युत का चालन हो रहा है, इसमें एक टॉपिक और है वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करेंट। वैद्युत धारा क्या होगा कि आवेश गति कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। अगर यही आवेश जो स्थान परिवर्तित कर, जैसे मान लो ए से बी तक आवेश गए हैं, तो कितना आवेश ए से बी तक गया है और कितना समय लिया हुआ है। अगर समय के साथ आवेश के स्थानांतरण की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का सामान्य अर्थ हुआ, जैसे जल धारा होता है, तो जल धारा का मतलब कि जल कितना प्रवाहित हुआ है, कुछ समय में जल कितना प्रवाहित है, जल धारा। पवन धारा जैसे वायु धारा जिसको बोलते हैं, कि कुछ समय में कितने वायु यानी कितनी मात्रा वायु की प्रवाहित हुई, वायु धारा। ऐसे ही वैद्युत धारा है तो समय के साथ कितने आवेश प्रवाहित हुए यानी कितने आवेश स्थानांतरित हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत धारा। यानी कि एकांक समय में आवेश प्रवाह की मात्रा क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा। एकांक समय में आवेश प्रवाह की मात्रा क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा। कि कुछ समय के, जैसे मान लो 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हुए, 1 सेकंड में मान लो कि 5 आवेश प्रवाहित हुए, तो वैद्युत धारा हो गया 5। उसी 1 सेकंड में, उतने ही समय में मान लो 1 सेकंड में 10 आवेश प्रवाहित हुए, तो वैद्युत धारा कितना हुआ, 10। यानी कि अगर एकांक समय में अगर आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश स्थानांतरित हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम बोलेंगे क्या, वैद्युत चालन। लेकिन अगर वही स्थानांतरण, वही प्रवाह अगर हम समय के साथ देखें तो उसे हम बोलेंगे वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत धारा होता है आवेशों का प्रवाह। कोई पूछे वैद्युत धारा क्या होता है, तो आवेशों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वैद्युत धारा। ठीक, अब आवेश प्रवाहित होगा उसे हम बोलेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के बाद आता है वैद्युत धारा की तीव्रता, यानी कि समय के साथ कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को भी क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, वैद्युत धारा। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। आई बराबर क्या होता है, Q/T। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, वैद्युत धारा की तीव्रता या वैद्युत धारा।
एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा की तीव्रता या वैद्युत धारा। मात्रक क्या होगा? ऊपर देखिए आवेश और आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। नीचे समय क्या होगा? सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अध्ययन सबसे पहले एम्पियर ने किया था, ज़्यादा योगदान एम्पियर का रहा, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? एम्पियर, उनके नाम को सम्मान के रूप में। तो ये वैद्युत धारा की तीव्रता हो गया। अब बात आती है वैद्युत धारा की दिशा किधर होता है। तो वैद्युत धारा की दिशा जो होती है वह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। बैटरी के धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ होता है वैद्युत आवेश का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह। अब वैद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, या आप कह सकते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉन जिधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन जिधर गति करते हैं उसके जस्ट विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉन पूरब से पश्चिम जाए तो वैद्युत धारा पश्चिम से पूरब जाएगा। अब बात आती है कि जब वैद्युत धारा के पास दिशा है प्लस से माइनस की तरफ या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, तो क्या यह सदिश राशि है? नहीं, तो यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि अगर सदिश राशि होता तो सदिश के योग का नियम का पालन करता। सदिश के योग का नियम पालन क्या करता है? जैसे मान लेते हैं ये 3 सदिश हैं, ये सदिश ए हो गया, ये सदिश हो गया बी। मैं मान लूँ इसको, अगर ये 3 है, यह 5 है, ये 2 वायर है, एक वायर यहाँ, एक वायर है, एक वायर है, ये दोनों जुड़े हैं और तीसरा वायर यहाँ से निकला हुआ है। तो अगर इसमें 5 एम्पियर की धारा आ रही है, इसमें 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो 5 और 3 मिलके यहाँ पे 8 एम्पियर हो जाएगा और 8 एम्पियर की धारा यहाँ पे जाती है। ऐसा हमने प्रैक्टिकली पाया। अगर 3 वायर हो, 2 में अलग अलग धारा है, तीसरे में जाए तो देखेंगे कि जो दोनों धाराएं आ रही हैं वह तीसरे में बराबर जाएंगी। यानी 5 एम्पियर की धारा यहाँ पे आया, 3 एम्पियर की यहाँ, तो 5 और 3 मिलकर 8 एम्पियर की धारा इसमें मिलेगी। ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा। जबकि सदिश राशि में ऐसा नहीं होता। सदिश राशि ये 5 इधर से आया, 3 इधर से, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 एम्पियर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया जाता। यानी प्रैक्टिकली आपको पाया जाएगा 8 एम्पियर का, यानी ये जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब कि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। सदिश का योग का नियम क्या कहता है कि अगर 2 सदिश परस्पर विपरीत हैं तो उनका परिणामी क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो घट के कितना हो जाना चाहिए था? 2, बट ऐसा नहीं होता। कितना हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, तो सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता, इसलिए यह एक अदिश राशि है। तो कोई भी बोले कि वैद्युत धारा कौन सी राशि, सदिश या अदिश, तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। अब इसके बाद आता है धारा घनत्व। करेंट डेंसिटी। धारा घनत्व ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, अब ये चालक को मैं ऐसे कट कर दिया तो ये मिल गया क्षेत्रफल, जिसे हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मिला ए। अब धारा ऐसे चालक में जा रहा है, मैं मान लूँ कि यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के 10 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? कुल 10 बिंदु हैं। तो इस क्षेत्र के हर एक बिंदु से कितनी धारा बाहर निकलेगी, उसी को हम बोलेंगे धारा घनत्व। यानी कि किस क्षेत्रफल से, सभी क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु से कितनी धारा बाहर निकल रही है, ये धारा है। और ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में मानते 10 बिंदु हैं, तो प्रत्येक बिंदु से कितनी धारा बाहर निकलेगी उसे हम बोलते हैं क्या? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत कितनी धारा बाहर निकल रही है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर लंबवत गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। ये धारा इस क्षेत्रफल से कितना गुजर रहा है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर लंबवत गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। यानी कि किसी क्षेत्रफल से, यानी कि अब परिभाषा अगर देखें
तो धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा। प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत धारा क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। अगर मैं मान लूँ कि यह जो चालक है, चालक का क्षेत्रफल है वह ऐसे न हो कि ऐसे हो जाए इस तरीके से, तो धारा तो ऐसे जाएगी तो लंबवत तो निकला नहीं ऐसे, हमको क्या करना है, लंबवत निकालना है। ये क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये, तो इसको क्या करना है, लंबवत निकालना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लंबवत निकालने का मतलब कि क्षेत्र ऐसे होना चाहिए पहले जैसा। तो पहले से मैं मान लेता हूँ कितने कोण पे, थीटा कोण पे। ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले से कितने कोण पे है, थीटा कोण पे। हमको धारा यहाँ से धारा घनत्व इस क्षेत्र का निकालना है, तो इस क्षेत्र के लिए धारा घनत्व नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्र का हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हमें लंबवत चाहिए। लंबवत ये है, धारा ऐसे आ रहा है तो लंबवत ये पड़ेगा। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश इस पर निकालेंगे कि यह क्षेत्रफल सदिश है ए, इसका क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थीटा से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। यानी कि जो धारा इससे होकर लंबवत गुजरेगी वह इससे न होकर बल्कि इस क्षेत्रफल के ए कॉस थीटा के हिस्से से होकर गुजरेगी। यानी कि धारा घनत्व तो क्या आ जाएगा, आई, धारा प्रवाहित होकर किस क्षेत्र से, ए कॉस थीटा से, ए कॉस थीटा से। तो यानी धारा घनत्व का फार्मूला क्या आ गया, आई अपान ए कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर आई को कैलकुलेट करें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। आपको मालूम है कि दो सदिश के बीच में जो गुणा होता है, तो अगर कॉस थीटा है तो इनके बीच में गुणा कौन सा होगा, अदिश गुणा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। तो देखिए दो सदिश का गुणा हुआ है और मिला है अदिश राशि आई। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा अदिश मिलता है, तो इसलिए वैद्युत धारा यहाँ पे भी क्या हो गया, अदिश राशि है। तो धारा घनत्व क्या होता है कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अविलंबवत होकर गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व जे बराबर क्या आया है, जे बराबर आई बटे ए। तो जे का मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर अपर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया मात्रक इसका। अब इसके बाद आते हैं धातुओं में वैद्युत का चालन कैसे होता है। धातु में वैद्युत का चालन कैसे होता है, तो धातुओं में वैद्युत का चालन कैसे होता है। तो वैद्युत का चालन क्या होता है, आवेशों की गति के कारण ही होता है। तो अगर आवेश वाहक स्थानांतरित होंगे तो वैद्युत का चालन होगा। अब धातु में क्या होता है कि धातु में जो भी धातु जिस भी पदार्थ का होता है उसमें परमाणु, यानी कि कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु के दो भाग होते हैं, एक धनावेशित नाभिक और दूसरा क्या होता है, कक्षा, जिसमें क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग कक्षा में अलग अलग दूरी पे होते हैं नाभिक से। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिकतम दूरी पे होता है उसे हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातुओं में अधिक होते हैं, क्योंकि धातु की परिभाषा ही वो होता है कि जिसे हम थोड़ी सी ऊर्जा दे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यानी वो धनावेशित बन जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु। धातु क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा से बड़े आसानी से निकल जाए। जैसे मैं मान तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, इसे ऊर्जा देंगे ये तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं धातु। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकला, क्योंकि नाभिक से काफ़ी अधिक दूरी पे था। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिकतम दूरी पे होता है, यानी नाभिक का प्रभाव जिस पर कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो धातुओं में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो पहला कारण है धातु में वैद्युत का चालन क्या होता है, अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक से अधिकतम दूरी पे होते हैं, यानी जिसपे नाभिक का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होने के कारण धातुओं में वैद्युत का
चालन होता है। तो कोई भी पूछे धातु में वैद्युत का चालन किस वजह से होता है, तो कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैद्युत का चालन होता है, तो हमेशा धातु पकड़ते तो क्यों करंट नहीं लगता, ये इसका आंसर क्या होगा। तो जब हम धातु सामान्य तौर पे देखें तो धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ताप के कारण गतिशील होते हैं, उनमें तापीय ऊर्जा होती है और गति करते हैं, और संख्या इतनी अधिक होती है कि वे एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, मान लेते ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके जस्ट विपरीत धारा आया, तो ये धारा इधर गति किया। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उससे टकरा जाएगा और टकराएगा तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा, तो मानते इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा होगा तो धारा इधर चली जाएगी। एक धारा इधर है, एक धारा इधर है, तो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती हैं। तो यानी कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्य ताप पर देखा जाए तो तापीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, और इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो इनकी दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित होती रहती है। जब इनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है तो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा परिवर्तित होती रहती है, तो ऐसे गति को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक गति। क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी गति होती है, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति मतलब कि अनियमित गति। अनियमित गति, जब अनियमित गति होता है तो धारा तो मिलता है लेकिन परिणामी धारा क्या होता है, शून्य। आवेश तो है ये इलेक्ट्रॉन, गति भी कर रहे हैं, आवेश गति करेगा तो धारा मिलेगा, यहाँ पे मिलता भी है, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉनों के धारा का कुल योग जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि सबकी दिशा भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग दिशा में गति करते हैं, इसे अलग अलग धारा प्राप्त होती है, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। तो धातुओं में वैद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ये अपनी तापीय ऊर्जा के कारण एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जब एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो इनकी दिशा क्या हो जाती है, बदलती रहती है। दिशा बदलने के परिणाम स्वरूप इनका परिणामी धारा जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। तो सामान्य ताप पे जब धातु को आप टच करेंगे तो करंट नहीं लगता है, लेकिन जब इन्हें वैद्युत, अब देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है अनुगमन गति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन गति, अभी कौन सी गति थी, यादृच्छिक गति। तापीय ऊर्जा के कारण एक दूसरे से टकराते रहते थे, उनकी दिशा बदलती रहती थी, जो कि अनियमित गति था, उसे हम क्या बोलते थे, यादृच्छिक गति। अब अनुगमन गति को क्या बोलेंगे, अनुगमन गति, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो अनुगमन गति कब होता है कि जब अभी देखिए तो सामान्य ताप पे कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और आपस में टकरा रहे हैं, इनकी दिशा परिवर्तित हो रही है। लेकिन जैसे ही इसी धातु को हम लोग किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र प्लस इधर माइनस इधर, तो अब धातु को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे थे इधर उधर, यादृच्छिक गति, और इलेक्ट्रॉन है तो तुरंत उन जैसे वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन रेडियोसिटी, तो वैद्युत क्षेत्र में इधर प्लस है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन किधर हो जाएंगे, सब प्लस की तरफ गति करना स्टार्ट कर देंगे। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब किसी धातु को वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ही दिशा में नियमित रूप से गति करते हैं। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की ओर वो घूम जाते हैं। तो जब किसी समान ताप पे क्या होता है कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और जिससे उनकी गति अनियमित हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति। लेकिन जब इसी धातु को हम लोग एक्सटर्नल यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करते हैं, एक दिशीय गति हो जाती है उनकी, और इस एक दिशीय गति या नियमित गति को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन गति, यानी एक दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कैसी गति करते हैं, एक दिशीय गति करते हैं। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में गति करेंगे, एक दिशीय गति, जिसे हम बोलते हैं क्या, नियमित गति। तो सभी इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है नियमित गति में वो अलग अलग होती है, और इन्हीं चालों का जब हम लोग औसत लेते हैं, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन की चालों का औसत जो होता है उसको बोलते हैं अनुगमन वेग।
सभी इलेक्ट्रॉनों के चालों का औसत, औसत क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग। किससे दर्शाते हैं अनुगमन वेग को, Vd से। कोई पूछे अनुगमन वेग क्या होता है या अनुगमन गति क्या होता है, तो कहेंगे कि सामान्य ताप पे धातु में इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण गति करते हैं और इनकी संख्या अधिक होने के कारण एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, जिससे इनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। इलेक्ट्रॉनों की इस परिवर्ती दिशीय गति को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति। लेकिन जब इसी धातु को वह वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए एक दिशा प्राप्त हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन एक दिशीय गति करते हैं। एक दिशीय गति यानी नियमित गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस नियमित गति को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन गति बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अनुगमन गति कर रहा है तो उसमें कुछ वेग होगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेग होता है, तो सबका औसत हम लोग ले लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। यानी अनुगमन गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, औसत वेग होता है किसका, इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन का, जो अनुगमन गति करते हैं। ठीक है, तो अनुगमन गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत अनुगमन वेग कहलाता है। तो अनुगमन वेग v, ठीक है, v बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, v1 यानी पहले इलेक्ट्रॉन का, v2 यानी दूसरे, v3 यानी तीसरे, प्लस डॉट 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 प्लस मानते हैं n इलेक्ट्रॉन तो vn बटे n। ये हो गया औसत वेग यानी अनुगमन वेग। अब कुछ बात इसमें और है कि जैसे यादृच्छिक गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो दो टक्कर हो जाएगा, तो दो टक्कर के बीच का जो दूरी होता है, चली गई दूरी, उसे हम बोलते हैं मुक्त पथ। क्या बोलते हैं, मुक्त पथ। तो इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कोई पूछे क्या होता है, तो कहेंगे कि यादृच्छिक गति के दौरान किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य हुए टक्कर के पश्चात तय की गई दूरी क्या बोलते हैं, मुक्त पथ। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्कर के बीच की दूरी को मुक्त पथ बोलते हैं। एक और टर्म आता है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ जिसे लैम्डा से दिखाते हैं, ये क्या होता है, मुक्त पथ क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी। और माध्य मुक्त पथ क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी का औसत। यानी दो टक्कर की मध्य में जो दूरी होगा उन सभी दूरियों को हम क्या कर ले लेंगे, औसत, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के मुक्त पथ का जब औसत ले लेते हैं किसी दो टक्कर के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मुक्त पथ क्या होता है, यादृच्छिक गति के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किन्हीं दो क्रमागत टक्कर के बीच में तय की गई दूरी। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, क्योंकि दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी का औसत क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ। फिर इसी में होता है श्रांति काल। श्रांति काल टाउ से दिखाते हैं, काल मतलब समय। तो दो क्रमागत टक्कर के बीच जो दूरी तय किए जाते हैं मुक्त पथ, तो उसी दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं क्या, श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है कि मुक्त पथ को तय करने में लिया गया समय श्रांति काल कहलाता है। एक टक्कर के बाद जैसे दूसरा टक्कर हो उसके बीच में जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे मुक्त पथ। सभी इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो मुक्त पथ सबका अलग अलग होगा, सबका औसत ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माध्य मुक्त पथ। ठीक है, अगर मुक्त पथ की बात करें, एक के बाद दूसरा जो टक्कर होगा उसके बीच की दूरी को मुक्त पथ बोलते हैं। इतनी दूरी को तय करने में जो समय लगेगा श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत धारा I में संबंध। अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत धारा I में संबंध। अनुगमन वेग Vd तथा I में संबंध दिखाना। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक चालक ले लेते हैं। ये कोई चालक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है। ध्यान समझिए, ये इसका क्षेत्रफल है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से।
ये माइनस, ये कर दिया प्लस, ये प्लस ये माइनस, V वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, जिसकी लंबाई L है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया V से, ये सिर्फ P है, ये क्या है Q है। और मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी है, N है। ये इलेक्ट्रॉन दो हमने दिखाया, तो ये इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन है तो किधर जाएगा, ऋण आवेश की तरफ तो जाएगा नहीं, किधर जाएगा धन आवेश की तरफ। इधर धन प्लेट से जुड़ा है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा, धन प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में है। ये वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये E, प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है। जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो यानी वैद्युत क्षेत्र में ये चालक हो चुका है, इस चालक में वैद्युत का प्रभाव होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र में ये चालक है तो अभी पीछे पड़े, जैसे ही चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित गति करते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, अनुगमन गति। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि प्लस इधर है। तो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन गति किया और जिस वेग से गति करता है उसे हम क्या बोलते हैं, VD, अनुगमन वेग। तो ये हो गया अनुगमन वेग, में दिखा दिया। अब हमको निकालना क्या है, वैद्युत धारा निकालना है। धारा का फार्मूला क्या होता है, Q/T, यानी आवेश बटे समय, यानी आवेश निकालना है। अब धारा क्यों मिलता है, जब आवेश गति करते हैं। आवेश गति करेगा तो धारा में जितने आवेश गति करेंगे उतनी ही धारा मिलेगी। तो हमको कुल मिला क्या निकालना है कि कितना आवेश गति किया। आवेश कौन सा गति कर रहा है, ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गति करे यही मिल जाए, और कितने समय तक गति कर रहे हैं मिल जाए तो कम हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कितने आवेश है ये लिखना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस चालक में कुल कितने आवेश हैं, N है। मान लेते हैं, माना चालक के प्रति एकांक आयतन में, यानी कि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। मानते हैं कि इस चालक के एकांक आयतन को कितने इलेक्ट्रॉन है, N। एकांक आयतन मतलब कि 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन को कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो इकाई आयतन में है, इसका आयतन कितना है, अरे इकाई आयतन में हमने मान लिया कि नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है। इस चालक का आयतन कितना है नहीं मालूम, इकाई आयतन मतलब कि एक आयतन का दिया हुआ है। और हमको निकालना है पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एक का पता है और पूरे का निकालना तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक आयतन में पता है तो पूरे आयतन में, तो पूरे आयतन का गुणा कर देंगे। तो ये क्या है, चालक। चालक कैसा होता है, बेलनाकार। तो बेलन के आयतन का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और आयतन का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल भी मालूम है, लंबाई भी मालूम है, तो हम लोग कुल आवेश निकालेंगे। तो संपूर्ण चालक में आवेश की संख्या, हम आवेश की संख्या निकालें, ये आवेश नहीं है, आवेश की संख्या मानते हैं कैपिटल N। कैपिटल N क्या बराबर क्या होगा, कुल आयतन गुणे N, क्योंकि इकाई आयतन में इतने हैं, कुल का निकालना तो कुल आयतन गुणा कर देंगे। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर आयतन इंटू N, ये हो गया कैपिटल N। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमको क्या निकालना है, आवेश निकालना है कि कुल कितने आवेश हैं, आवेश की मात्रा क्या, Q निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू E, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E। अतः चालक का कुल आवेश Q बराबर क्या होता है, यानी क्वांटिटी कर बढ़ाया गया है। Q बराबर NE, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N, और E मतलब मूल आवेश। तो Q बराबर मैं वैल्यू रख देते हैं कैपिटल N का, NEAL, ये हो गया Q का मान। अब देखिए जैसे ही विभवांतर स्थापित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गति करेगा। कुल कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे यहाँ पे मालूम चलेगा, इतने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ठीक। और कितना आवेश यहाँ तक आएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएंगे उसी की तुलना में हम लोग क्या निकालेंगे, आवेश कितना आएगा। तो Q बराबर NEAL, यहाँ से यहाँ तक आवेश का प्रवाह होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आवेश का प्रवाह होगा, कितना समय लगेगा, समय हमको निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे, ये ध्यान देंगे। यहाँ से यहाँ तक जब आवेश आया कितनी वेग से आ रहा है, VD। यहाँ से यहाँ तक आएगा, दूरी कितना चलेगा, L। तो दूरी पता है, चाल पता है, समय नहीं निकाल सकते। तो Q से
P तक आने में लगा समय T बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है L, चाल कितना है VD, T मिल गया समय। चलो अब Q मिल गया है, T मिल गया है, Q और T मिल गया तो हमको क्या चाहिए, धारा। अतः T समय में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा, Q/T। Q का मान क्या है, NEAL/T। T का मान क्या है, L/VD। L से L कैंसिल, तो I बराबर क्या मिल जाएगा, NEA, ये VD चला जाएगा ऊपर, BD, तो ये मिल गया। बहुत आसान है, क्या मिल गया, I बराबर NEA/VD, या इसको आप लिख सकते हैं VD निकालना चाहे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, I/NEA। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया ये। हमने क्या किया, सबसे पहले एक चालक लिया, चालक की लंबाई क्या है L, चालक में इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने मान लिया कि चालक के प्रति एकांक आयतन में कुल N इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे आयतन कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एकांक का पता है तो पूरे निकालने पूरे आयतन में गुणा कर देंगे। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे लंबाई गुणे N हो गया। पूरा क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन, ये मिल गया। हमको धारा निकालना, धारा कब मिलेगा, जब आवेश गति करेगा। आवेश गति कब करेगा, जब ये वैद्युत क्षेत्र में होगा। वैद्युत क्षेत्र में कब होगा, जब बैटरी जोड़ देंगे। तो हमने दोनों सिरों को इसको बैटरी से V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ हो गया। इलेक्ट्रॉन तुरंत माइनस से प्लस की तरफ गति करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे वैद्युत क्षेत्र में तो उनके वेग को अनुगमन वेग बोलते हैं। अनुगमन वेग मिला VD, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगी दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। हमको क्या निकालना है, धारा। धारा बराबर क्या होता है, Q/T। Q का मान हमने पहले ही निकाल चुका है, Q और T का मान L/VD। L से L कैंसिल, VD चला गया ऊपर, तो I बराबर क्या मिला, NEA/VD। तो I क्या है, वैद्युत धारा, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, मूल आवेश, A क्या है, क्षेत्रफल, VD क्या है, अनुगमन वेग। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में ये संबंध हो गया। बहुत आसान था। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, क्या, धारा घनत्व। धारा घनत्व J तथा VD में संबंध। तो अभी अपने निकाला I बराबर क्या होता है, NEA/VD। अभी निकाला वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। हमको क्या निकाला, धारा घनत्व। यहाँ देखो A का क्या है, गुणा, इधर क्या हो जाएगा, भाग, तो I/A बराबर क्या मिला, NEVD। अब I/A को ही तो क्या बोलते हैं, J, धारा। J बराबर क्या मिल गया, NEVD। कितना आसान हो गया। यानी कि पहले वाले समीकरण से A हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, J। तो J बराबर NEVD, ये मिल गया। या ऐसे भी लिख सकते हो, VD बराबर NE/NE। तो वैद्युत धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, बहुत आसान सा। नेक्स्ट टॉपिक्स, ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम ने क्या बोला था अपने प्रयोग में, ओम्स ने बोला, देखिए 1826 ईस्वी में, ये ओम्स कौन है पहले जान जाएंगे। 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन के थे, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया कि अलग अलग पदार्थ का चालक लिया, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। तो अलग अलग पदार्थ के चालक को लेके इन्होंने क्या किया, उसमें वैद्युत धारा को प्रवाहित किया। और वैद्युत धारा को प्रवाहित करके विभव और धारा के बीच में उन्होंने रिलेशन देखा। तो उन्होंने यह पाया कि जितना ज़्यादा चालक के सिरों के मध्य विभव लगाते हैं, धारा उतनी ही तीव्र गति से मिलती है। आप यूँ समझिए कि जैसे ये चालक है, ये कोई चालक है, पाइप जैसे समझिए, और ये ग्राउंड है, इसकी ऊंचाई दोनों जगह बराबर है। तो अगर यहाँ से हम लोग पानी डालेंगे तो यहाँ तक नहीं निकलेगा। ये ऊंचाई को समझेंगे विभव में अंतर, विभव में अंतर। तो ये समान ऊंचाई पे तो विभव में अंतर नहीं है। जब विभव में अंतर शून्य है, यानी सिरों के मध्य, यानी A ये B
ये चालक के दो सिरे हैं, सिरों के मध्य विभव में अंतर शून्य है, तो यहाँ पे अगर आप वो वाटर डालते हैं, पानी जल, तो इस सिरे तक नहीं निकलेगा। और दूसरे केस में मैं क्या कर दूँ, क्योंकि चालक की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं कम कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, विभव परिवर्तित कर रहे हैं। अब इस चालक के बी वाले सिरे को थोड़ा सा घटा देता हूँ नीचे की तरफ ऐसे, तो अब क्या हो जाएगा, विभव में अंतर कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब जीरो नहीं रहेगा। तब क्या होगा, यहाँ से जल डालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा जल। फिर क्या करता हूँ, थोड़ा सा और घटा देता हूँ इसको, अब और तेज़ी से जल निकलेगा। थोड़ा सा और घटा दूँ तो और तेज़ी से। तो जैसे जैसे इसको पहले ऐसे था तो यहाँ से जल डालेंगे तो यहाँ तक नहीं निकलेगा, मतलब विभव में अंतर नहीं है, यानी सिरों के मध्य विभवांतर नहीं है, तो धारा का मान भी दूसरे सिरे पे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसको झुका दूँ तो विभव में अंतर आ गया, यानी दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर हो गया, तो यहाँ से धारा तुरंत तेज़ी से यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा और अंतर कर दूँ तो देखो अंतर बढ़ा तो धारा का मान और तेज़ी से होगा। तो जॉर्ज साइमन ओम ने भी क्या किया कि ऐसे ही कुछ प्रयोग किए, अलग अलग चालक लेके उनके सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित करके उनमें प्रवाहित धारा के बीच में संबंध देखा। तो ओम्स ने क्या किया कि अलग अलग चालक के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित करके उनमें प्रवाहित धारा के बीच में संबंध स्थापित किया, जिसे बोलते हैं ओम्स का नियम। तो ओम के नियम का स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने बोला कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। ये भौतिक अवस्था क्या होता है, भौतिक अवस्था मतलब जो समान रूप से दिखाई दे जिस अवस्था, जैसे लंबाई, मोटाई, ठीक है, कौन सा पदार्थ है, इसमें परिवर्तन न हो, यानी कि चालक की लंबाई में परिवर्तन न हो, चालक की मोटाई में परिवर्तन न हो, चालक का ताप परिवर्तित न हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो मतलब कि लंबाई में परिवर्तन न हो, ताप में परिवर्तन न हो, मोटाई में परिवर्तन न हो। अगर चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता तब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, यानी सिरों पे जो विभवांतर होगा वह जितना ज़्यादा होगा धारा उतना ही ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो ओम के नियम के अनुसार जो विभव होता है वह किसके समानुपाती होता है, धारा के, यानी जितना ज़्यादा विभवांतर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वैद्युत धारा प्राप्त होगी। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है आर, और आर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो वी बाई आई। आर को क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। आर क्या है, एक नियतांक है, क्योंकि समानुपाती हटाने पे आया है तो एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। अभी प्रतिरोध पढ़ेंगे आगे, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो V प्रोपोर्शनल टू आई, तो V बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू आई। आर क्या है, नियतांक है, आर का मान निकालें तो आई इधर उड़ा, इधर क्या हो जाएगा, भाग V बटे आई, ठीक है। ठीक, ओम का नियम हुआ। और हम क्या करेंगे, अब ओम के नियम को सत्यापित करेंगे, किसकी सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करते हैं इसको। तो अनुगमन वेग की सहायता से करना है, तुरंत पहले हम लोग फिगर बनाएंगे एक ठो। ये कोई चालक है जैसे कि पीछे बनाए थे, लंबाई क्या है, यल है, इसको हमने वैद्युत क्षेत्र में रख दिया ई, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से, ठीक, नहीं दिख रहा है, ये कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है, यल, जिसका क्षेत्रफल a है, इसको वैद्युत क्षेत्र E में रख दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कितना वोल्ट का विभवांतर है, V, ये प्लस ये माइनस, ये एक तो इलेक्ट्रॉन मैं दिखा दे रहा हूँ गति कर रहा है V डी वेग से, पिछला जैसा है, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो अब हमको ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले देखिए ये वैद्युत क्षेत्र कितना है E और विभव कितना है V। तो वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध जानते हो, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध, पीछे पड़े हैं, वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर विभव बटे दूरी। वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, इस विभव जहाँ तक लगाया है विभव, और विभवांतर जहाँ तक है उसकी दूरी से क्या करते हैं, भाग। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विभव बटे दूरी, ये पहले जानते हैं V बाई एल, इक्वल टू V बाई एल। ये समीकरण एक हुआ। वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध होता है, विभव में जब दूरी से भाग करते तो वैद्युत क्षेत्र मिल जाता है, यहाँ पे दूरी क्या है, यल, तो E बराबर V बाई एल हो गया।
तो जैसे ही देखिए कि इस चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशित कण। आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत बल लगेगा, तो तुरंत वैद्युत बल निकालेंगे। आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल। वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, आवेश अगुणे वैद्युत क्षेत्र। जब वैद्युत क्षेत्र पता हो तो आवेश, आवेश यहाँ पे कितना होगा E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे E आवेश होता है, और वैद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल E। और बल बराबर क्या होता है, M इंटू ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो E कैपिटल E। यहाँ से त्वरण को निकाल लेंगे, त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, E कैपिटल E बाई एम। तो A इक्वल टू यहाँ से E कैपिटल E का मान रख सकते हैं V बाई एम एल। ये समीकरण नंबर 2। कैपिटल ई का वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया V बाई एल। 3 मिल गया त्वरण ए। अब क्या करना है, त्वरण मिल गया हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए V और I में संबंध चाहिए। हमारे पास मिला त्वरण। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गति करेंगे तो पहले भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, पहले भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धातु है, धातु में तापीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करेंगे, तो उनके पास प्रारंभिक वेग यानी U रहा होगा सभी इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में धातु को रखा गया तो वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं और उनकी गति क्या हो जाती है, पहले से बदल जाती है। और जिस वेग से गति करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। यानी पहले वेग कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया है। तो पहले वेग कुछ और था जब टक्कर कर रहे थे, बाद में टक्कर के बाद कुछ और वेग हो जाता है जब यहाँ पे क्या वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देते हैं तब, तो अनुगमन वेग से गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग निकालेंगे कि आखिर जब वैद्युत क्षेत्र में गया इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र में स्थापित हुआ तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो कितना होगा। तो मान लेते हैं, माना U इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग है। कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग। तथा टाउ, टाउ क्या होता है, श्रांति काल। टाउ श्रांति काल है। श्रांति काल मतलब दो टक्करों के बीच में लगा समय, श्रांति काल है। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण क्या कहता है, V बराबर U प्लस ए इंटू टी। यहाँ पे V बराबर U प्लस ए की जगह क्या है, इतना, और T की जगह क्या है, टाउ। T की जगह, टाइम की जगह क्या है, टाउ। तो अब देखिए V बराबर U प्लस ए टी है। अब इलेक्ट्रॉन तो एक है नहीं, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। V2 इक्वल टू U2 प्लस ए टाउ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे ही डॉट 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 मान लेते, कुल n इलेक्ट्रॉन है तो UN प्लस ए इंटू टाउ, ये हो गया। अब ये क्या मिला है, अंतिम वेग मिला है। कब, जब वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पहुंचा तब, यानी धातु को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तब ये वेग मिला है। और अनुगमन वेग क्या होता है, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र में ही धातु को रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उनका औसत क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग बराबर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, V1 V2 V3। औसत निकालना, सबको जोड़ देंगे, भाग कर देंगे, V1 V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। पदों का योग बटे पदों की संख्या से भाग औसत मिल जाता है। अनुगमन में VD, तो VD बराबर सबको जोड़ देते हैं, तो U1 प्लस ए टाउ प्लस U2 प्लस ए टाउ प्लस U3 प्लस ए टाउ प्लस डॉट 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 प्लस UN, यन तक जोड़ देंगे, प्लस ए टाउ बटे यन। अब देखो U1 U2 U3 ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। और प्रारंभिक वेग का कोई परिमाण नहीं मिलता क्योंकि कोई धारा नहीं मिलती थी। यानी इस प्रारंभिक वेग को अगर हम लिखें U1 प्लस U2 प्लस U3 कितनी बार है, UN बार प्लस UN, फिर प्लस करके ए टाउ कुल कितनी बार है, n बार है। तो ए टाउ प्लस डॉट डॉट प्लस n बार, कितनी बार जोड़ रहे हैं ए टाउ को, n बार बटे क्या है, n। अब देखिए कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट प्लस UN का जो मान होगा वो कितना होगा, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। बचे कितना, ए टाउ कुल मिला के कितना हो जाएगा, कितनी बार जोड़ रहे हैं ए टाउ को, n बार। 2 बार जोड़ेंगे टाउ को तो 2a टाउ होगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3a टाउ होगा, n बार जोड़ेंगे क्या होगा, n a टाउ। अपान कितना है, n, तो n से n कैंसिल, तो VD बराबर क्या मिल जाएगा, a इंटू टाउ। तो अनुगमन वेग बराबर a इंटू क्या मिल गया, टाउ। अब हम लोग के पास है कि अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध है। अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध है हम लोगों के पास। अनुगमन वेग तथा
धारा के बीच संबंध क्या है, वी डी बराबर क्या, सॉरी आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। अब यहाँ से वी डी का वैल्यू रख देते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी का मान क्या हो जाएगा, ए इंटू टाउ, ए इंटू टाउ। अब ए का मान रख देते हैं, तो एन ई ए का मान क्या था, ई वी बाई एम एल। समीकरण 2 में ए का मान यही था, ई वी एम एल, और इंटू क्या है, टाउ। अब देखिए हमको क्या चाहिए, आई और वी, तो देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वी बराबर क्या मिल जाएगा, एम एल इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एल, बाकी सब क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो एन ई इंटू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ए और टाउ, और बचा क्या, आई। अब देखिए अगर चालक की अब ओम का नियम क्या कहता है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो मतलब चालक की लंबाई परिवर्तित न हो, चालक का क्षेत्रफल परिवर्तित न हो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होगी, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट ही होता है। तो यानी ये सब पूरा क्या हो गया, नियतांक, चूंकि एल बराबर नियतांक, ए बराबर भी क्या है, नियतांक, तो विच इम्प्लाइज दैट भी ये पूरा नियतांक है, जिसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट जिसे हमने आर नाम दिया, क्या हो गया, आई। तो भी समानुपाती क्या हो गया, आई, क्योंकि आर क्या है, नियतांक, जहाँ आर बराबर क्या है, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये आर का फार्मूला था, वैद्युत प्रतिरोध। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमने क्या रख दिया, आर, ये आर का मान है एम एल अपन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, तो ये ओम का नियम हो गया और ये वैद्युत प्रतिरोध हो गया। कंप्लीट हुआ।